अब ये क्या करती है, सबसे पहले ये क्या है, राष्ट्रीय सरकार है जो उसका चुनाव करेगी। ठीक है, कि सरकार कौन सी होगी इसका देखेगी। तो राष्ट्रीय संसद में राष्ट्रपति और दो सदन होते हैं, जैसे कि आपको पहले ही बताया गया है। दो सदन कौन से हैं, एक है राज्यसभा और दूसरा है लोकसभा। लोकसभा चुनावों के बाद सांसदों की एक सूची बनाई जाती है, जिससे ये पता चलता है कि किस राजनीतिक दल को कितने सांसद हैं। यदि कोई राजनीतिक दल सरकार बनाना चाहता है तो उसे निर्वाचित सांसदों में बहुमत प्राप्त करना होगा। यानी कि निर्वाचन क्षेत्र बना दिए गए, निर्वाचन क्षेत्र में देखा कि कौन कौन से जितने मतलब जितने भी सदस्य आ रहे हैं, कितने राजनीतिक दल को कितने सांसद आए हैं। और उसके बाद क्या होगा कि अगर कोई बनाना चाहता भी है सरकार तो उसे क्या एक बहुमत प्राप्त करना होगा। ठीक है, तो लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, 543। यानी कि ये जो 543 सदस्य ये तो होते थे निर्वाचित। वैसे टोटल संख्या थी 545, जिसमें से 543 सदस्य तो निर्वाचित होते थे और जो दो सदस्य हैं वो मनोनीत होते थे। और इन्हें मनोनीत कौन करता है, तो इन्हें मनोनीत राष्ट्रपति करता है। इसलिए बहुमत हासिल करने के लिए लोकसभा में किसी भी दल के पास कम से कम 272 सदस्य होने चाहिए थे। ठीक है, अब उनको क्या है कि 272 सदस्य चाहिए। संसद में जो भी दल को बहुमत मिल जाता था उसी की क्या है सरकार बन जाती थी। ठीक है, या फिर गठबंधन का विरोध कर और जो यानी कि जिसे भी बहुमत मिल गया उसकी सरकार बन जाती थी। लेकिन कभी कभी क्या होता था कि बहुमत नहीं मिल पाता था, जिसके कारण उसे क्या करना पड़ता था कि उसे दूसरे राजनीतिक दल के साथ गठबंधन करना पड़ता था। ठीक है, तो गठबंधन कर देने के बाद उसका जो बहुमत कंप्लीट हो जाता था तो उसकी सरकार बन जाती थी। और जो गठबंधन का विरोध करने वाले राजनीतिक दल होते थे उन्हें क्या कहते थे, विपक्षी राजनीतिक दल। ठीक है, तो पहला यहाँ पर ये चीज क्लियर होगी। दूसरा कि कार्यपालिका का चुनाव करना लोकसभा का एक महत्वपूर्ण काम होता था। तो कार्यपालिका का जो चुनाव है वो कौन करती थी, लोकसभा। तो कार्यपालिका क्या होती है कि लोगों का एक ऐसा समूह होती है जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने के लिए मिलकर काम करती हैं। यानी कि जो विस्थापिका होती है वो कानून का निर्माण करती है और जो कार्यपालिका होती है उसे लागू करती है। जब हम सरकार वर्ड का यूज करते हैं तो इसका मीन्स होता है कार्यपालिका। और कार्यपालिका में कौन आते हैं, तो जो कार्यपालिका है उसमें एक तो आता है प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल। तो भारत का जो प्रधानमंत्री है वो लोकसभा के सत्ताधारी दल का मुखिया होता था। यानी कि जिस दल की सरकार बन जाती थी उसका जो मुखिया होता है उसे क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री। तो जो प्रधानमंत्री है वो अपने दल के सांसदों में से मंत्रियों का चुनाव करता था। यानी कि जो दल है उसको जिस भी राजनीतिक दल को बहुमत मिल जाता था उसका जो मुखिया है वो प्रधानमंत्री बन जाता था। और वो जो प्रधानमंत्री होता था वो क्या करता था, उस राजनीतिक दल में से मंत्रियों का चुनाव करता था। ठीक है, जो प्रधानमंत्री के साथ मिलकर फैसलों को लागू करेंगे। ठीक है, और ये जो प्रधानमंत्री की सहायता के लिए यानी एक प्रकार का मंत्रिमंडल बन जाता है। और इन मंत्रियों की जो नियुक्ति है वो कौन करते थे, राष्ट्रपति। किसकी सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर। और ये जो मंत्री होते ये स्वास्थ्य, शिक्षा, वित्त इत्यादि सरकारी कार्यों का जिम्मा लेते थे। हाल के सालों में काफी बार किसी एक राजनीतिक दल को बहुमत नहीं मिलता था, जो कि सरकार बनाने के लिए एकदम जरूरी है। यानी कि किसी भी सरकार को अगर यानी कि सरकार बनानी है, यानी कि किसी भी अगर राजनीतिक दल को सरकार बनानी है तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट था, बहुमत। लेकिन क्या है, बहुमत नहीं मिलता था, जिसके कारण क्या होता था, कई राजनीतिक दल मिलकर गठबंधन करते थे। ठीक है, तो उसके बाद उसे क्या कहते हैं, गठबंधन सरकार। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि केंद्र सरकार के यानी कि यहाँ पर मंत्रालय दिए हुए हैं कि केंद्रीय सचिवालय की दो मुख्य इमारतें हैं। एक का नाम था साउथ ब्लॉक और दूसरी का नाम है नॉर्थ ब्लॉक। ठीक है, जिसका निर्माण 1930 में के दशक में किया था। तो ये जो बाई तरफ दिखाई गई है ये क्या है, साउथ ब्लॉक। इसमें तो क्या आते हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय आता है, रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के दफ्तर हैं। और जो दाईं ओर दिखाई गई है यह है नॉर्थ ब्लॉक, जहां वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय आदि आते हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार के अन्य जितने भी मंत्रालय हैं वो कहाँ पर हैं, नई दिल्ली की विभिन्न इमारतों में स्थित हैं। इसके बाद आगे लिखा हुआ है कि राज्यसभा मुख्य रूप से देश के राज्यों की प्रतिनिधि के रूप में काम करती है। लोकसभा है जो वो जनता के अनुसार चुनी जाती थी और जो राज्यसभा है वो राज्य के प्रतिनिधि के रूप में काम करती थी। राज्यसभा भी कोई कानून बनाने का प्रस्ताव पेश कर सकती थी। यानी कि अगर कोई कानून बनाना है तो वो लोकसभा भी यानी कि प्रस्ताव पेश कर सकती है, राज्यसभा भी प्रस्ताव पेश कर सकती है।
किसी भी विधेयक को कानून के रूप में लागू करने के लिए ये जरूरी है कि जो दोनों ही सदन है उनको क्या है, मंजूरी होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि इसमें आपको नॉर्मल डायरेक्ट बता देती हूँ कि मान लीजिए जैसे जो लोकसभा है वो कानून बनाना चाहती है, तो लोकसभा क्या है, एक प्रस्ताव लेकर आएगी। प्रस्ताव लोकसभा में जब पास हो जाएगा तो उसे क्या है, राज्यसभा में भेज दिया जाएगा। राज्यसभा में भी अगर प्रस्ताव पास हो जाता है तब वो प्रस्ताव है जो वो कहाँ पर जाएगा, राष्ट्रपति के पास जाता है। और यही प्रक्रिया सेम क्या होती है, अगर राज्यसभा पहले प्रस्ताव रखना चाहती है तो वो भी रख सकती है। फिर अगर राज्यसभा में प्रस्ताव पारित हो जाता है तो वो लोकसभा में जाएगा, और जब लोकसभा में पारित हो जाता है तब वो राष्ट्रपति के पास जाएगा। यानी कि कोई भी जो कानून है वो, कोई भी जो विधेयक है वो कानून तभी बनेगा जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों की मंजूरी होगी, और वो लास्ट में क्या है, राष्ट्रपति के पास जाएगा। लेकिन जो धन विधेयक है वो केवल और केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है पहले, और उसमें राज्यसभा की जो भूमिका है वो नामात्र की होती है। तो ये चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो इसमें लिखा है कि संसद का यह जो सदन है वो लोकसभा द्वारा पारित की गई कानूनों की समीक्षा कर सकता है। अब मान लीजिए जैसे लोकसभा ने कोई प्रस्ताव पेश किया जिसे उसने राज्यसभा में भेज दिया। अब जो राज्यसभा है वो कानूनों की समीक्षा कर सकती है। अगर उसे ये लगता है कि ये जो कानून है इसमें संशोधन किया जाना चाहिए तो वो कह सकते हैं कि इसमें संशोधन किया जाए। तो राज्यसभा के जो राज्यों का सदस्यों का चुनाव है वो विभिन्न राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। तो लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है, यानी कि जनता करती है। लेकिन जो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव है, जैसे कि जो राज्य है वहां पर क्या होती है, राज्य की विधानसभा होती है। तो जो जनता होती है वो राज्य की विधानसभा में अपने सदस्यों को चुनती है, और जो राज्य की विधानसभा के सदस्य होते हैं वो क्या करते हैं, आगे राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। तो राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं, टोटल होते हैं 245 होते हैं, जिसमें से 233 जो सदस्य वो तो होते हैं निर्वाचित, और जो 12 सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, और राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। इसके बाद जो आगे है वो ये है कि सरकार को नियंत्रित व मार्गदर्शन देना और जानकारी देना। जो संसद है उसका दूसरा मेन काम क्या है कि सरकार को नियंत्रित और मार्गदर्शन करना। मान लीजिए जैसे संसद का सत्र चल रहा है तो उसमें सबसे पहले क्या आता है, प्रश्नकाल आता है। प्रश्नकाल एक महत्वपूर्ण व्यवस्था होती है क्योंकि इसके माध्यम से क्या है कि जो संसद होती है वो सरकार के कामकाज के बारे में जानकारी लेती है। इसके जरिए जो संसद है वो कार्यपालिका को क्या करती है, नियंत्रित करती है। सवालों के माध्यम से जो सरकार को उसकी खामियों के प्रति आगाह भी करती है। यानी कि इस तरीके से जो संसद है वो यानी कि सरकार पर क्या है, अपना कंट्रोल करती है। प्रश्नकाल में उसे विभिन्न प्रकार के जो प्रश्न पूछे जाते हैं, उसकी जो भी नीतियां होती हैं सरकार की उसके बारे में जानकारी ली जाती है। तो सरकार को भी जनता के प्रतिनिधि यानी सांसदों के जरिए जनता की राय जानने का मौका मिल जाता है। सरकार से सवाल पूछना किसी भी संसद की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। अगर लोकतंत्र का सफल संचालन करना है तो जो विपक्षी दल है उसकी भी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि वो जो सरकार की नीतियां हैं या जो भी कार्यक्रम है उसकी कमियों को निकालते हैं, और उनकी जो यानी और जो भी नीतियों के लिए क्या है, अपना जन समर्थन जुटाते हैं। इसके बाद लिखा है कि संसद में पूछे गए प्रश्नकाल का उदाहरण। तो यहाँ पर एक प्रश्नकाल है उसका उदाहरण दिया हुआ है, तो आप इसे देख लेना। इसके बाद लिखा है कि एक सेकेंड, सांसदों के प्रश्न से सरकार को भी महत्वपूर्ण फीडबैक मिलता है। यानी कि जब संसद क्वेश्चन पूछती है तो सरकार को भी फीडबैक मिलता है, क्योंकि अगर वो क्वेश्चन के आंसर सरकार सही देती है, उसकी जो नीतियां अगर वो सही है तो संसद क्या है, उसकी सहायता करेगी, उसे सही फीडबैक देती है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है कि जो सरकार है उसको क्या एक तरीके से मोटिवेशन मिलता है और सरकार सही काम करने के लिए तैयार हो जाती है। इसके अलावा वित्त से संबंधित जितने भी मामले होते हैं उसमें भी संसद की मंजूरी सरकार के लिए महत्वपूर्ण होती है। यह उन कई तरीकों में से एक है जिसके माध्यम से संसद है जो वो सरकार को नियंत्रित करती है, उसका मार्गदर्शन करती है। तो अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि जो संसद है वो सरकार का मार्गदर्शन किस तरीके से करती है या उसको कंट्रोल कैसे करती है, तो पहली चीज प्रश्नकाल के द्वारा, दूसरी चीज कि जो वित्त से रिलेटेड जितने भी मामले होते हैं उसके ऊपर जो संसद की मंजूरी आवश्यक होती है सरकार के लिए, तो इस तरीके से जो संसद है वो सरकार को कंट्रोल करती है। जनप्रतिनिधि के रूप में संसद को नियंत्रित, निर्देशित और सूचित करने के लिए सांसदों की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और यह भारतीय लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण आयाम है। इसके बाद आगे है कानून बनाना। तो संसद का एक महत्वपूर्ण काम क्या है, कानून बनाना। ठीक है,
यानी कि जो व्यवस्थापिका है उसे क्या कहते हैं, संसद, जो कि कानून बनाती है। कार्यपालिका जिसे सरकार कह सकते हैं, जो कि कानूनों को लागू करती है। ठीक है, तो इसमें लिखा है कि संसद में कौन लोग होते हैं। तो अब संसद में कौन कौन आ सकते हैं इसके बारे में है। तो इसमें कहा है कि जो संसद है उसमें कोई भी व्यक्ति आ सकता है। जैसे कि अब ग्रामीण पृष्ठभूमि वाले जो सदस्य हैं उनकी संख्या भी बढ़ती जा रही है, कि जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो भी संसद में आ रहे हैं, जो क्षेत्रीय दलों के सदस्य हैं वो भी संसद में आ रहे हैं। ठीक है, जिन समूह या तबकों का अब तक संसद में कोई प्रतिनिधित्व नहीं था, अब वो भी क्या है, चुनकर संसद में आ रही हैं। यानी कि जो दलित वर्ग थे, पिछड़े वर्ग के जो लोग थे, वो भी क्या है, राजनीति में हिस्सेदारी कर रहे हैं। इसके साथ ही जो महिलाएं हैं वो भी क्या है, संसद में आ रही है। यानी कि प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र है जो अपने समाज को पूरे तौर पर सही ढंग से प्रतिबंधित नहीं कर सकता। ठीक है, इसमें ये लिखा हुआ है कि अब क्या है, जो हमारे हित और अनुभव अलग अलग होते हैं, इसलिए क्या होता है कि समूह के जो व्यक्ति होते हैं सबके हित की आवाज उठा नहीं सकते हैं। इसीलिए संसद ने कुछ सीटें तो किसको दे दी, अनुसूचित जाति। अब जो अनुसूचित जाति है, ठीक है, तो वहाँ के जो लोग हैं वही अपने जो क्षेत्र की समस्याओं को जान पाएंगे, कोई अन्य व्यक्ति नहीं समझ सकता। इसीलिए क्या किया गया कि अनुसूचित जाति में से कुछ व्यक्तियों को उनके लिए क्या है, सीटें यानी आरक्षित कर दी गई हैं, कि वहाँ से जो व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़कर जीत कर, ठीक है, आ सकते हैं संसद में, और अपने जो भी जाति के लोग हैं उनके लिए कानून में मदद मिल जाएगी। इसी तरीके से अनुसूचित जनजाति के लिए भी सीटें आरक्षित की गई हैं। और इस चुनाव क्षेत्र में केवल दलित और आदिवासी उम्मीदवार ही नहीं बल्कि जो संसद में उनकी भी उचित हिस्सेदारी होगी। ठीक है, कि जो दलित और आदिवासी की जिंदगी में जो भी मुद्दे हैं उसे अच्छी तरह से संसद में उठाया जा सकता है। यानी कि वही लोग मुद्दों को उठाएंगे जो उससे रिलेटेड होते हैं। तो इसीलिए इनके जो मुद्दे हैं, इसीलिए जो अनुसूचित जनजाति हैं उनको क्या है, आरक्षण दिया गया, ताकि वो चुनाव जीत कर संसद में आ पाएं और अपने से रिलेटेड मुद्दों को उठा पाएं और सरकार का ध्यान उस तरफ आकर्षित कर पाएं। इसी तरीके से जो महिलाएं हैं उनके लिए भी क्या है, सीटों का आरक्षण किया गया है। ठीक है, तो 60 साल पहले संसद में 4% महिलाएं थी, लेकिन वर्तमान समय में 9% से भी ज़्यादा क्या है, महिलाएं हैं। ठीक है, तो संसद में अब में भी 33% क्या है, महिलाएं हैं। इसके बाद आगे लिखा हुआ है, इस तरह के मुद्दों में यानी कि काफ़ी जो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें प्रतिनिधि है या नहीं, हम ऐसे सवाल पूछ सकते हैं। तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की जो ताकत है या उसमें भारत के लोगों की आस्था झलकती है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है गठबंधन। तो इसका मतलब है समूह या दलों के तात्कालीन गठजोड़ से होता है। ठीक है, यानी कि अगर कोई भी जो राजनीतिक दल है उसे बहुमत नहीं मिलता है तो वह अन्य राजनीतिक दल के साथ मिलकर गठबंधन बना सकता है और सरकार बना सकता है। अनसुलझे का मीन्स है ऐसी परिस्थितियों से है जहाँ समस्याओं का कोई आसान समाधान उपलब्ध ना हो। इसके बाद आगे आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं। एंड आई होप आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उससे रिलेटेड जो भी आपकी प्रॉब्लम है हम आपको उसका रिप्लाई कर देंगे। एंड फ्रेंड, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। ये सिर्फ 8th क्लास के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है बल्कि उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो छोटे छोटे महत्वपूर्ण जीके के क्वेश्चन बन रहे हैं और इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। एंड अगर आपको किसी और भी सब्जेक्ट से या किसी भी टॉपिक पर कोई भी वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उससे रिलेटेड जो वीडियो है वो हम आपके लिए अपलोड कर देंगे। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।